तो हम आते हैं रिकॉन्सिलेशन के रिवीजन पर, जो हमारा पिछला चैप्टर था कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, उसका एक्सटेंशन मान सकते हैं, जैसे बीआरएस होता उसी टाइप से। तो ये रिकॉन्सिलेशन लेकिन तभी होगा जब हमारा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल लेजर अलग है, कॉस्ट लेजर अलग है। जब दोनों एक साथ है तो रिकॉन्सिलेशन कैसे होगा? या रिकॉन्सिलेशन प्रॉफिट का होगा जब कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग आ रहा है, फाइनेंशियल का अलग आ रहा है। तो नॉन इंटीग्रेटेड होगा तभी हम रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे। रिकॉन्सिलेशन बनाने का मतलब यह है कि हम ये देख रहे हैं क्या रीजन है कि हमारा फाइनेंशियल का प्रॉफिट कुछ और आ रहा है और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। पिछले रिवीजन में हमने पूरा कॉस्ट लेजर कंट्रोल इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अच्छे से सीखा हुआ है ना। तो पिछली जो क्लास है उसी में ही, वीडियो में ही हमने ये काम किया था। तो अब रिकॉन्सिलेशन से हमें क्या पता चलेगा कि कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रीजन क्या है डिफरेंस आने के। पहला रीजन ओवरहेड। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल ओवरहेड लिखते हैं, जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, जो काम हो जाता है वही लिखते हैं एक्चुअल। लेकिन हम लोग एडवांस में काम करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में अंदाजे से लिखते हैं, तो एब्जॉर्ब करते हैं ओवरहेड्स अंदाजे से। तो जब हम अंदाजे से लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन कुछ और हो रहा होता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल होता है, दोनों में डिफरेंसेस आते हैं। तो उन डिफरेंसेस की वजह से हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। दूसरा डिफरेंस आता है डेप्रिसिएशन की वजह से। डेप्रिसिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड का एक हिस्सा होता है। जब ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल डेप्रिसिएशन लगते हैं, यहां पर एब्जॉर्ब करते हैं। कई बार क्या होता है, मान लिया एक असेट है आपकी, वो असेट की WDV कम होते होते स्क्रैप वैल्यू के इक्वल आ गई, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन लगाना उस पर बंद कर देते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में फिर भी लगता रहता है डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ नॉर्मल कॉस्ट लिख रहे होते हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है। और क्या रीजन है डिफरेंस के? कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लिखते ही नहीं है। फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस ये हम लिखते ही नहीं है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, फाइन, पेनल्टी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स तो नहीं होता, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और कोई डैमेज देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये सारी चीजें हमारी प्योर फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। ये सब की सब कहाँ पर आती हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। तो डिफरेंस आता है दोनों प्रॉफिट में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता है। तो जो भी एप्रोप्रिएशन होता है, बोनस शेयर इशू किया, ट्रांसफर टू रिजर्व्स किया, डिविडेंड दिया, ये सारा का सारा कहाँ पर आता है? ये सारा का सारा आपका आता है कहाँ पर? सारी आइटम आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती। ठीक है। कुछ इनकम्स होती हैं जो प्योर फाइनेंशियल नेचर की इनकम होती है, ये भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखते नहीं। तो इस वजह से भी हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिखते, कॉस्ट अकाउंटिंग में लिख देते हैं, टू फाइंड आउट करेक्ट नॉर्मल कॉस्ट एंड करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे हमारी अपनी ही बिल्डिंग है, हमने किराए पे नहीं ली हुई है, लेकिन हर कोई हमारे बिजनेस टाइप ऐसा है कि सबने रेंट पर ली हुई है, तो हम अपनी ही बिल्डिंग का रेंट लिख लेते हैं, नोशनल कॉस्ट बोल देते हैं उसे, ऐसे अपनी सैलरी लिख देते हैं कई बार। तो ये हमारा रीजन होता है डिफरेंस आने का। पांचवा डिफरेंस स्टॉक की वैल्यूएशन में। स्टॉक की वैल्यूएशन फाइनेंशियल में अलग टाइप से होती है, कॉस्ट में अलग टाइप से होती है, तो इसमें कई बार डिफरेंस आ जाता है। एबनॉर्मल गेन एंड लॉसेस, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एबनॉर्मल गेन और लॉसेस ऐसे वाले जैसे लॉस बाय फायर, ये सब हम सीधा सीधा कई बार नोट ही नहीं करते हैं, नोट करते हैं कई बार नहीं भी करते हैं, तो इसका भी रीजन आ जाता है कई बार डिफरेंसेस। तो अब हमें करना क्या है? इस चैप्टर में मैंने क्वेश्चन डिवाइड कर रखे हैं, बहुत सारे दिए। पहले टाइप के ऐसे क्वेश्चन है जहां पर हमें केवल रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, केवल
हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कॉस्ट रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की, उन दोनों को देखकर हमें क्या बनाना है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पर हमें बता रखा है क्या क्या डिफरेंसेस है। या तो डिफरेंसेस सीधा सीधा बता रखे होंगे, या बता रखा होगा फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं हमारे। तो जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें एक्सपेंसेस, या तो एक्सपेंसेस दोनों बता रखे होंगे, वर्क ओवरहेड इतना, फाइनेंशियल में इतना, कॉस्ट में। तो हमें खुद देखना पड़ेगा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन है या कितना डिफरेंस है, या क्वेश्चन में सीधा ही डिफरेंस बता रखा। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, सीधा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। हो सकता है हमें दोनों ही प्रॉफिट दे रखे हो, यहाँ तो लॉस या प्रॉफिट कॉस्टिंग का दिया है, हो सकता है हमें दे रखा हो कॉस्टिंग का प्रॉफिट या लॉस इतना, फाइनेंशियल का प्रॉफिट या लॉस इतना। तो हमारी मर्जी है, हम स्टार्टिंग कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी लेकर चल सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा फाइनेंशियल का प्रॉफिट। और अगर फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया है तो उसे स्टार्ट लेंगे, तो आंसर आ जाएगा कॉस्टिंग का प्रॉफिट। लेकिन अब इसे करना कैसे, इसकी एक स्टाइल है, अगर आप वो स्टाइल सीख जाएंगे तो जैसे BRS बनाते हैं तो हमारा बहुत ही आराम से 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें बहुत ही सिंपल एक मेथड अपनाना है और हमारा ये पूरा क्वेश्चन बहुत आराम से आ जाएगा। वो कैसे करना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेनी है, इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे हम, जैसे BRS का हम बनाते हैं 11th क्लास में, तो यहाँ प्लस आइटम और माइनस आइटम लिखेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर जैसे यहाँ लॉस लिखा है तो कॉस्टिंग लॉस लिखा है, तो लॉस का मतलब -272,400 में हमने लिख दिया। अब आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट या लॉस। लॉस या प्रॉफिट वो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि लॉस है तो माइनस में लिख देंगे, प्रॉफिट है प्लस में। वो नहीं कि प्रॉफिट या लॉस, बस स्टार्टिंग प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है या कॉस्ट अकाउंटिंग का, बस इतना ध्यान रखना। जब आपने इतना ध्यान रख लिया तो अब आपको बस ये पता लगाना है जो भी ट्रांजैक्शन है उससे क्या इफेक्ट आ रहा है ना। कैसे, मैं आपको करके बताता हूं। जैसे यहां लिखा है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, इसका मतलब हमने कॉस्टिंग में वर्क ओवरहेड कम लिखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक एडजस्टमेंट का कॉस्ट और फाइनेंशियल में क्या इफेक्ट आ रहा है बस ये देखना है पहले तो। कैसे, वर्क ओवरहेड कॉस्टिंग में कम लिखे, हमें पता है कि खर्चा कम लिखते हैं तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने वर्क ओवरहेड कम लिखे, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3,120, ठीक है। यहां तो कुछ नहीं है, मान लिया इसे दूसरा कुछ नहीं है तो 0। एक टेक्निक ये होती है जो हम कई बार कराते हैं, कुछ एज्यूम कर लो 5,000 10,000 है, उसे भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये लिख लो क्या हुआ, हमने वर्क ओवरहेड कम लिखे हैं कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया कम खर्चा लिखने से, और मैंने फाइनेंशियल में कुछ नहीं बोला तो मैंने 0 कर दिया। अब आपको बस क्या ध्यान रखना है, इन दोनों को मैच करना है, इक्वल करना है। लेकिन इन दोनों को इक्वल करने के लिए बस एक लास्ट पॉइंट क्या याद रखिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमें कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट में ही कुछ हमें प्लस माइनस करके इसे फाइनेंशियल के इक्वल रखना, बस इतनी बात ध्यान रखिए। हमें कॉस्टिंग में ही प्लस माइनस करना है, ये अलाउ नहीं है, यहां पर आप हाथ भी नहीं लगा सकते फाइनेंशियल को, कुछ भी होगा। अब आप अगर मान लिया यहाँ फाइनेंशियल में मैंने यहाँ 10,000 लिखा होता तो मुझे इसे 10,000 बनाना पड़ता 3,120 को, यहाँ फाइनेंशियल में 0 बनाना है, 0 लिखा है तो मुझे कॉस्टिंग का प्रॉफिट 0 बनाना है, जो इस समय है +3120। अगर ये +3120 है और मुझे इसे 0 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से 3120 माइनस करना पड़ेगा टू मेक इट इक्वल टू फाइनेंशियल प्रॉफिट विच इज 0। बस इतनी बात, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले ये देखो हमें स्टार्टिंग में क्या दिया है, अगर कॉस्टिंग और फाइनेंशियल चाहे दोनों दिया, आपने लिखा क्या है, आपने लिखा कॉस्टिंग का लॉस, लॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, लॉस है माइनस लिख दिया। बस ये याद रखो हमें क्या दिया है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट। तो इसका मतलब हम जो भी प्लस माइनस करेंगे
जो भी प्लस माइनस करेंगे कॉस्टिंग में करेंगे। तो वर्किंग नोट हर एक पॉइंट का बनाओ, उसमें भी कॉस्ट में ही प्लस माइनस करो। हमें क्वेश्चन में लिखा है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्टिंग, मतलब हमने कम खर्चा लिखा है कॉस्टिंग में। कम खर्चा लिखने से प्रॉफिट बढ़ता है, इसका मतलब इस इफेक्ट की वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ चुका है। अब मुझे और फाइनेंशियल का कुछ नहीं हुआ, वो उतना ही है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ गया। अब मुझे कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइनेंशियल के इक्वल करना है। कॉस्टिंग में क्या करूंगा, मैं एक और एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ, फिर मैं यही दिखाऊंगा अगर ये फाइनेंशियल का दिया होता तो क्या होता। वो वाला केस समझाता हूँ जहाँ दोनों चीजें दे रखी हैं। जैसे ये ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में है 52,600, फाइनेंशियल में है 54,000। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस 1400 रुपए आ रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल में 1400 रुपए का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है, ये भी कह सकते हो, सोच सकते हो। ये भी सोच सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग में 1400 रुपए का ओपनिंग स्टॉक कम लिखा है, वो भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। बस कोई भी एक चीज पकड़ लो। या तो कॉस्टिंग में 1400 रुपए का ओपनिंग स्टॉक कम है, पहले ये पकड़ के बता दो। तो अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में, है ना, इसका मतलब ये खर्चा होता है। जो ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में आता है वो खर्चा होता है, जो क्रेडिट में होता है वो इनकम होती है। ये रूल बना लो। अब ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंटिंग में कम है, ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम लिखा है, प्रॉफिट बढ़ गया। अगेन सेम 1400 रुपए, यहाँ कुछ नहीं है तो मुझे इसी में प्लस माइनस करना है, तो क्या करूंगा, माइनस 1400। तो मैंने पिछला भी क्या लिखा था, जो पिछला बताया था 3120 माइनस करना था, वो माइनस में लिख दिया। ये भी मैं माइनस में लिख रहा हूँ 1400। ऐसे करता जाऊंगा। अब मान लिया आपके मन में ये नहीं आया एग्जाम में, आपके मन में एग्जाम में आया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 1400 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 1400 रुपए का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है, ओपनिंग स्टॉक खर्चा होता है, खर्चा ज्यादा लिखने से प्रॉफिट कम हो गया, तो लो जी 1400 रुपए का प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन आप छू सकते हो केवल कॉस्ट को, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया है और ये है 0। बताओ इसे 1400 माइनस करने के लिए क्या करूं, तो वही आएगा आंसर, आंसर सेम ही आएगा 1400 माइनस। चलो एक इनकम की आइटम बताता हूं इसमें, ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, मतलब इनकम। अब यहां पर भी दोनों में से कुछ भी मन, एक बात कोई भी मन में ले लो। ये कह सकते हो कॉस्टिंग में मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है। अगर कॉस्टिंग में ज्यादा लिखा है 2400 रुपए, तो ज्यादा है और ये इनकम है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। तो मैंने कॉस्ट में ज्यादा लिखा है तो प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है ना, प्रॉफिट बढ़ गया है। और ये क्या है, और मुझे इसके इक्वल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में। मान लिया आपके मन में ये नहीं आया एग्जाम में, एग्जाम में ये आया है कि मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक 2400 कम है, क्लोजिंग स्टॉक की इनकम होती है, फाइनेंशियल में कम इनकम लिखी, प्रॉफिट कम हो गया। लो, अब कॉस्टिंग को ही छू सकते हो आप, तो क्या करोगे, माइनस 2400 करने के लिए वही आंसर आएगा। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लिया ये है जो एक ही जगह आई है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फाइनेंशियल में ही आया है, कॉस्ट में आता ही नहीं, तो कॉस्ट में तो आया ही नहीं, फाइनेंशियल में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्चा होता है। अब खर्चा लिखने से बस हर एक में क्या देखना, प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा, खर्चा लिखने से प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन आप इसे ही छू सकते हो, तो क्या करोगे, ऐसे करना, ठीक है। अब यही बात, ये देखो, बैंक इंटरेस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्रेडिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, इनकम है, इनकम लिख दी, यहां नहीं लिखी, इसे छू सकते हो, प्लस 750, ठीक है। तो ऐसे करने से लास्ट में हम इसका टोटल करेंगे, ठीक है।
और टोटल करने के बाद जब हम इसका टोटल करेंगे, ये टोटल आएगा, तो हम देखेंगे प्लस का टोटल 18,225 है, माइनस का टोटल ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस माइनस में ही आएगा। माइनस मतलब लॉस, और ऊपर स्टार्टिंग में क्या लिखा है कॉस्टिंग का, तो लास्ट में हम लिखेंगे फाइनेंशियल बुक्स। तो इसका मतलब लॉ नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स आएगा 3,08,045। ये टेक्निक है हमारी करने की। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताता हूं जहां पर हमें फाइनेंशियल का प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो और उससे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां लिखा नेट प्रॉफिट एज पर ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड है ना। तो मैंने क्या करा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में मेरा प्रॉफिट आ रहा है, तो मैंने लिखा फाइनेंशियल प्रॉफिट है 74,377। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, फाइनेंशियल दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं वर्किंग नोट में प्लस माइनस केवल फाइनेंशियल में ही करूंगा। अब यहां बोल रखा है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट में मैंने वर्क ओवरहेड कम लिखे, तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में कम लिखे हैं खर्चे, एक्सपेंस कॉस्ट में कम लिखा है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया हो 1560, ये जीरो। मैं अब यहीं छू सकता हूं, मैं यहीं रहूंगा फाइनेंशियल में, क्योंकि स्टार्टिंग फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल में मैं क्या करूं, टू मेक इट इक्वल टू कॉस्ट प्लस 1560, यहां लिख दूंगा 1560। तो ये काम करना, अगर फाइनेंशियल का दिया है तो मुझे फाइनेंशियल में ही प्लस माइनस करना है, कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट में ही प्लस माइनस करना, बस यही काम करना। डेप्रीशिएशन दिया है दोनों में, तो आपकी इच्छा है, आप इसे कॉस्ट के हिसाब से सोचकर प्रॉफिट पे इफेक्ट देखो या फाइनेंशियली, आपकी इच्छा है, आंसर सेम आता है। मैंने देखा डेप्रीशिएशन फाइनेंशियल में कम है, कॉस्ट में ज्यादा है। आप मान लिया मन में आया कि कॉस्ट में डेप्रीशिएशन ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो गया, तो 650 रुपए कॉस्टिंग में डेप्रीशिएशन ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो गया। फाइनेंशियल को ही छू सकते हो, -650। मान लिया आपके मन में ये नहीं आया, आपके मन में आया कि फाइनेंशियल में 650 रुपए का डेप्रीशिएशन कम लिखा है, डेप्रीशिएशन कम लिखने से फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है। अब मैं इसे छू सकता हूं, क्या करूंगा, -650 टू मेक इट इक्वल टू 0, सेम ही आएगा। ये काम है, बहुत ही सिंपल है अगर आपको टेक्निक आ जाए। फिर एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हम लोगों से कहा जाता है प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बोला तो जो अभी हम बना रहे थे, अकाउंट बनाया तो हमें क्या करना है, देखो अभी अभी हमने क्या सीखा, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला आपको, एक प्लस का कॉलम बनाओ, एक माइनस का कॉलम बनाओ। अगर हमसे रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बोला है, टेंशन नहीं लो, अकाउंट बनाओ, बस क्या ध्यान रखो, अकाउंट में क्रेडिट साइड प्लस वाली है, तो जो रिकॉन्सिलेशन में प्लस लिख रहे थे, जो वर्किंग नोट में प्लस लिख रहे थे, आप लिख लेना चाहे अकाउंट में प्लस ऊपर। तो जो वर्किंग नोट में आप करते हो ना, अगर प्लस करना है तो क्रेडिट में लिखे जाओ, माइनस करना है तो डेबिट में लिखे जाओ। ओपनिंग लॉस दिया है तो डेबिट में, ओपनिंग प्रॉफिट दिया है क्रेडिट में, बस अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जहां पर अभी हम केवल क्या बना रहे थे, रिकॉन्सिलेशन, केवल और केवल रिकॉन्सिलेशन। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे वहां हमसे कहा जाएगा पहले कॉस्ट शीट बनाओ फिर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओ। फाइनेंशियल का प्रॉफिट दे रखा है या नहीं भी दे रखा, हमसे कहा है आप कॉस्ट शीट बनाओ और रिकॉन्सिलेशन। कॉस्ट शीट बनानी आती है, कॉस्ट शीट का चैप्टर कर चुके हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी आपके सामने, तो हम कॉस्ट शीट बनाएंगे
और कॉस्ट शीट बनाने के बाद में रिकॉन्सिलेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, तो पहले मैंने क्या बनाई, कॉस्ट शीट, फिर रिकॉन्सिलेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुझे फाइनेंशियल P&L ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है, मेरे से कहा गया कॉस्ट शीट बनाओ, मैंने पहले कॉस्ट शीट बनाई, ये बना दी कॉस्ट शीट मैंने, फिर मैंने रिकॉन्सिलेशन बना दिया। और जब तक मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट ना बनाए मैं तो स्टेटमेंट ही बनाऊंगा। एग्जाम में या पर्टिकुलर में भी लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा चाहे शॉर्ट में लिख देना, खाली मत छोड़ना। तो कॉस्ट शीट बनाई, रिकॉन्सिलेशन बना दिया, P&L दिया हुआ है। उसके बाद अब लास्ट टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आए जहां पर हमसे कहा जाए आप कॉस्ट शीट बनाओ, P&L बनाओ और रिकॉन्सिलेशन बनाओ। तो हम तीनों चीजें बना लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें जो जो बोला जाए वो बना देंगे। जैसे यहां पर बोला गया हमसे 21 में कॉस्टिंग P&L बनाओ, मतलब कॉस्ट शीट ही बनानी है। इसमें बोले कॉस्टिंग P&L बनाओ तो कॉस्ट शीट ही बना दो। फाइनेंशियल P&L तो ट्रेडिंग P&L बना दो, या सीधा ही P&L में ट्रेडिंग के आइटम डाल दो, या ट्रेडिंग P&L बना लो, फिर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो यहां पर हमसे तीन चीजें बनवाई जाएंगी, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले कॉस्ट शीट, फिर फाइनेंशियल का P&L, ट्रेडिंग P&L, फिर रिकॉन्सिलेशन। तो इस चैप्टर में यही काम करना। सीधा रिकॉन्सिलेशन पूछा तो सीधा कॉस्ट शीट प्लस रिकॉन्सिलेशन, या कॉस्ट शीट प्लस P&L प्लस रिकॉन्सिलेशन, तो ये बात पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसे भी कंप्लीट करिएगा चैप्टर को आप।